Good afternoon everyone. Today I am starting kinematics of circular motion. In last video we have seen the concepts required for this chapter, rotational dynamics. We have seen circular motion, translatory motion, rotational motion. Along with we have seen axis of rotation. Center of mass. Center of mass is the point where all the mass is concentrated, and center of mass always lies on the axis of rotation. Now we'll start kinematics of circular motion. You have already seen kinematics of circular motion in previous standard 11th. Here again we'll derive some equations of kinematic motion. This is the particle P. ये P पार्टिकल है. ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन में इन दिस वे ऐसे मूव कर रहा है. देन द मोशन ऑफ दिस पार्टिकल P इज सेड टू बी सर्कुलर मोशन. तो यहाँ पर आपका सेंटर है, सेंटर O से सेंटर O और सेंटर C, वॉट एवर. पॉइंट P यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ट्रैवल करता है से Q, उसका ये डिस्प्लेसमेंट होता है, ये उसका डिस्प्लेसमेंट. दिस इज कॉल्ड लीनियर डिस्प्लेसमेंट. ये होगा लीनियर डिस्प्लेसमेंट इन विच इज डिनोटेड बाय S वेक्टर. दिस इज रेडियस वेक्टर. दिस इज ऑल्सो रेडियस वेक्टर. ये पार्टिकल P से Q तक जाता है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, और ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है. एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय थीटा. जब पार्टिकल यहाँ पर होगा P, तब रेडियस वेक्टर ऐसे होगा, और जब वो बहुत छोटा डिस्टेंस कवर करेगा उस वक्त ये हो जाएगा लीनियर displacement, and linear displacement will say ds, और ये हो जाएगा angular displacement. Angular displacement will be d theta. So I hope you understood what is linear displacement and what is angular displacement of a particle. अब देखते हैं इनके formulas. Angular velocity. So you know that velocity is equal to displacement upon time. Then angular velocity is equal to angular displacement upon time. Angular velocity is denoted by Greek letter omega. And angular displacement is, so how much is angular displacement? यहाँ पर कितना displacement हो रहा है? थीटा. तो ये डिस्प्लेसमेंट होने के लिए कितना समय लग रहा है? टाइम t. सपोज यहाँ पे इस पार्टिकल ने स्टार्ट किया 0 पे, और यहाँ से यहाँ आने तक उस पार्टिकल को t टाइम लगता है. ओके, तो थीटा अपॉन t. ये हुआ आपका एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला. एंगुलर वेलोसिटी ग्रीक लेटर ओमेगा से हम इंडिकेट करते हैं. ये जो एंगुलर वेलोसिटी है ये एवरेज एंगुलर वेलोसिटी है. व्हाट फॉर दिस केस, व्हाट फॉर दिस थीटा. इसके लिए क्या होगा? जब बहुत छोटा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो पार्टिकल, एट दैट टाइम एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू थीटा. सो हियर इज डी थीटा, मीन्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेरी स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेरी स्मॉल टाइम. यहाँ से यहाँ आने तक डी टी, इतना छोटा सा टाइम लगता है. हम डिफरेंशिएशन किसी भी चीज को छोटा से छोटा फाइंड करने के लिए यूज करते हैं. ये थी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, और ये है इंस्टेंटेनियस एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, एखादे टाइम पे एंगुलर वेलोसिटी. व्हाट इज द यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी? तो यूनिट लिखना है. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है? थीटा का. रेडियन पर टाइम सेकेंड. तो वी कैन राइट रेडियन
सेकेंड ऊपर जाएगा तो सेकेंड -1. टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी. व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी मतलब बार बार. अगर ये पार्टिकल ऐसे घूम के एक साइकिल कंप्लीट करता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी वन साइकिल. तो फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड. एक सेकेंड में कितना साइकिल कंप्लीट होता है. इट इज डिनोटेड बाय CPS, साइकिल्स पर सेकेंड. और मोस्टली वी यूज RPM. RPM मतलब रोटेशन पर मिनट. ये गिनना बहुत आसान होता है कि एक मिनट में कितना रोटेशन हुआ है. जैसे कोई जनरेटर है तो कोई फैन है, उसका RPM लिखा होता है 200 RPM मतलब एक मिनट में 200 बार घूमेगा वो. फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय नू, ग्रीक लेटर नू, एंड नू इज इक्वल टू 1/T. So this is called angular frequency, and angular frequency means angle made in 1 second. Angular frequency मतलब angle made in 1 second. 1 second में जितना एंगल बनेगा, क्योंकि ये जब पार्टिकल घूमता है ये तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुआ, बट ये अगर एक रोटेशन पूरा कर देता है तो 360 डिग्री रोटेट हुआ. दैट मीन्स 2π. जब हाफ रोटेट करता है तब पाई डिस्टेंस. एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू θ/t, मीन्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर हम एक साइकिल की बात कर रहे हैं तो एक साइकिल में कितना डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ पर पाई कंप्लीट होगा, यहाँ पर π/2, यहाँ पर 3π/4 इन दिस, और यहाँ पर 2π. सो whole circle means 2π displacement, and time is denoted by capital T, time period. तो ये आपको फॉर्मूला मिल गया. ओमेगा इज इक्वल टू 2π/T. अगेन ओमेगा इज इक्वल टू 2π इंटू 1, तो यहाँ पर होता ही है 1/T. सो 1/T इज नू. ये और एक रिलेशन आपको मिल गया. इस काइनेमेटिक्स में आपको बहुत से रिलेशंस मिलते जाएंगे, एंड यू हैव टू नोट डाउन ऑल दिस रिलेशन. एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू θ/T also, and 2π into nu also. This theta or d theta is equal to arc upon radius. ये आप सीखे थे 11th में पैरेलैक्स मेथड. आर्क इज ds, रेडियस इज रेडियस वेक्टर r. ये रेडियस वेक्टर r है, ये भी रेडियस वेक्टर r है जो चेंज नहीं होने वाला. सो यू गेट d θ इज इक्वल टू ds/r. r ट्रांसफर दैट साइड, तो ds इज इक्वल टू r इंटू d θ. ये बहुत छोटे टाइम के लिए है. linear displacement is equal to radius multiply by angular displacement, or you can also write s is equal to r into theta for this triangle. Angular velocity, instantaneous angular velocity is equal to d θ/dt. here एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. अगर मैं d θ की वैल्यू रख देता हूँ यहाँ पर, ये d θ की वैल्यू क्या है, ds/r. तो d θ की जगह पे मैं पहले लिख देता हूँ ds/r. लिख दिया. अब बचा क्या मेरा dt, ये हो गया dt. ओके, देन यहाँ पर 1 है, 1/r. ds/dt. व्हाट इज ds/dt? ds मीन्स ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट, dt टाइम. तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम,
linear velocity. So you will get here velocity, क्योंकि ds upon dt velocity. So इससे ये प्रूफ हुआ ओमेगा इज इक्वल टू v upon r, and therefore we can write v is equal to r omega, r into omega. तो इसको मैं फॉर्मूला 1 बोलता हूँ, इसे फॉर्मूला 2 बोलता हूँ. ये मैं क्या डिराइव कर रहा हूँ? मैं डिराइव कर रहा हूँ कि ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये लीनियर वेलोसिटी है, ये एंगुलर वेलोसिटी है. व्हाट इज गिवन ऑन योर फर्स्ट पेज? एनालॉगस टू डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी. The relation is also important. Similarly, डिस्प्लेसमेंट के लिए इक्वेशन बना दिया एनालॉगस, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी. अब बचा क्या? डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, अब बचता है एक्सीलरेशन. सो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू, व्हाट इज एक्सीलरेशन? एक्सीलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. ओके, so therefore angular velocity upon time. तो ये आपका small a is angular acceleration is equal to angular velocity upon time. ओके, वेक्टर क्वांटिटी को आपको एरो देना पड़ेगा. नाउ this is equal to d upon dt into omega. What is omega? Omega is equal to v by r. Omega is equal to v by r. Substitute करेंगे omega की वैल्यू v by r. So you will get dy dt upon velocity upon r. वेलोसिटी अपॉन आर. देयर इज 1 अपॉन आर को बाहर ले लो. ओके, बचा क्या यहाँ पर? v. अब बताओ मुझे, वेलोसिटी अपॉन टाइम dv लीनियर वेलोसिटी. v मतलब लीनियर वेलोसिटी है, w मतलब एंगुलर वेलोसिटी है. लीनियर वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो लीनियर एक्सीलरेशन. लीनियर एक्सीलरेशन को हम कैपिटल ए बोलते हैं. मतलब ऐसा जरूरी नहीं है, आप कुछ भी बोल सकते हो. सो एक रिलेशन आपको मिल गया, ए इज इक्वल टू आर इंटू ए. दिस इज फॉर्मूला नंबर 3. यू कैन सी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 1 पे लिखा है 1.2.1 पे. Also the tangential velocity is given by v vector मतलब ये is equal to ओमेगा वेक्टर इंटू रेडियस वेक्टर. ये देख सकते हो आप, ओमेगा वेक्टर इंटू रेडियस वेक्टर. तो सब वेक्टर क्वांटिटी है, तो इनको हम वेक्टर का साइन दे सकते हैं. आप देख सकते हो ये फॉर्मूला मैंने डिराइव किया, वेयर ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, r इज पोजिशन वेक्टर एंड v इज इक्वल टू ओमेगा r. द r ओमेगा, उन्होंने स्मॉल आर लिया है, मैंने कैपिटल आर लिया है, बस इतना ही फर्क है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. लास्ट में दिया है डायरेक्शन ऑफ ओमेगा इज ऑलवेज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, कल हमने देखा था, एंड इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल. फर्स्ट डायग्राम में आप देख सकते हो 1.1 वो ऐसा रोटेट हो रहा है राइट हैंड में. कौन से? एंटी क्लॉकवाइज. सो एंटी क्लॉकवाइज में एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन अपवर्ड होगा, और क्लॉकवाइज जब रोटेट होगा तो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा. उसके बाद आपको नीचे फॉर्मूला दिया है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई n. ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई n. वो फॉर्मूला हमारा अभी हो गया है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई n मतलब फ्रीक्वेंसी है, मैंने नू लिखा इधर, आप n भी ले सकते हो, नू भी ले सकते हैं. एक्चुअली वो नू ही है वो, पर n से हम नंबर भी बोलते हैं ना. और ओमेगा इज ऑल्सो इक्वल टू 2 पाई बाय t. ओके,
सो इससे हमको ये तीन रिलेशन मिले। लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू r इनटू एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर एक्सीलरेशन इज इक्वल टू r इनटू एंगुलर एक्सीलरेशन। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। अब देखते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है? जब ये p पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम रहा है और उसकी स्पीड कांस्टेंट है तो उसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। पर इस केस में डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी, डायरेक्शन है जो वेलोसिटी की वो चेंज होती है हर बार। कैसे? अब ये p पार्टिकल है तो इसकी जो वेलोसिटी उसके टेंजेंट डायरेक्शन में होगी। ये रेडियस वेक्टर है, रेडियस को परपेंडिकुलर टेंजेंट होता है। दिस इज टेंजेंशियल वेलोसिटी। अगर ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ सपोज यहाँ से इतना डिस्टेंस मूव किया इसने, तो ये ऐसा टेंजेंट बनाएगा। ये भी टेंजेंशियल वेलोसिटी। सपोज मैं इसको v1 बोल देता हूँ, इसे v2 बोल देता हूँ, उस टाइम पे रेडियस वेक्टर ऐसा होगा। फिर जब ये ऐसा जाएगा तो हर बार वेलोसिटी अपना डायरेक्शन चेंज करती है, मैग्नीट्यूड पर उसका सेम रहता है। देयरफॉर यूनिफॉर्म, इट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ऐसा क्यों होता है? ये होने के पीछे रीजन है एक्सेलरेशन, दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रिपिटल और रेडियल एक्सेलरेशन। एंड रेडियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू minus omega square into r. For uniform circular motion, its magnitude is constant and it is uniform circular motion के लिए a is equal to omega square r और it is also v square by r और v into omega. It is always directed towards the center of the circular motion और ये हमेशा जो एक्सीलरेशन है ये सेंटर पे जाएगा इस डायरेक्शन में, मतलब रेडियस इस डायरेक्शन में है तो वो माइनस आर, माइनस इसी वजह से कि वो उस डायरेक्शन में जा रहा है। अब ये सब के डेरिवेशन आप कर सकते हो। देखो आपने 10th में देखा था, फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ओके, अगर मैं इफ आई डिवाइड बोथ द साइड्स बाय एम, इसको एम से डिवाइड किया, इसको भी एम से डिवाइड किया, तो क्या होगा? मास मास कैंसल, फोर्स अपॉन मास। यू नो दैट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन बाय न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो अगर F डिवाइडेड बाय m इज इक्वल टू a, तो F अपॉन m क्या आएगा? एक्सेलरेशन। एंड दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, देखो v स्क्वायर अपॉन r। कर दिया ना मैंने प्रूफ। अब v स्क्वायर, तो v का वैल्यू क्या है? आपने अभी अभी डिराइव किया था, v का वैल्यू है r इंटू ओमेगा। v इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा, तो v का वैल्यू है r इंटू ओमेगा, पर ये v का स्क्वायर है तो इसके लिए दोनों का स्क्वायर कर दिया। ओके, r, ये r कैंसिल, ये r कैंसिल, ये देखो मिल गया ओमेगा स्क्वायर r। ओके, एज वेल एज you can also write it v into omega, v into omega। कैसे? ये देखो, ये w है, w को ओमेगा को 2 टाइम्स लो, ये r लो। ओके, ये हो गया ओमेगा इंटू r। ओमेगा इंटू r मतलब ओमेगा इंटू r मतलब v। सो ओमेगा इंटू ओमेगा r v, wv और vw। आई होप आपको यह समझ में आया होगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में सेंटर के होता है और ये होने का कारण है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अभी आपको मैं एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज ये एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल को एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी गई v बाय ग्रेविटी, तो इसको सिर्फ मैंने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी इस पार्टिकल को, तो वो सिर्फ हॉरिजॉन्टली मूव होगा? नहीं, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी है उसके पास,
तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के वजह से उसको फिर एक वेलोसिटी मिलेगी, वो वेलोसिटी होगी वर्टिकल वेलोसिटी. यू नो दैट v इज इक्वल टू यू प्लस at. मतलब वो जो वेलोसिटी उसको मिलेगी वो वेलोसिटी डिपेंड करती है उसके इनिशियल वेलोसिटी पे और एक्सीलरेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम. अगर मैंने ये पार्टिकल p यहाँ से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सिर्फ उसको दी तो के नीचे नहीं गिरेगा, गिरेगा क्योंकि अर्थ के पास g है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो चलो तुम बोलोगे सर पर नीचे के डायरेक्शन में आपने वेलोसिटी नहीं दी ना. हाँ तो ठीक है, ये वेलोसिटी 0 थी पर अर्थ का खुद का एक्सीलरेशन 9.81 है वो, और एक सेकेंड में उसके दिस प्लस दिस 9.81. तो यहाँ पर एक एक्सीलरेशन मिलेगा उसको, यहाँ पर gt, मतलब ये होगा उसका वेलोसिटी दूसरा, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल वेलोसिटी, दिस इज हॉरिजॉन्टल. अब ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा? वेलोसिटी इधर भी मिली है इधर भी मिली है, तो ऑब्जेक्ट विल मूव टू इट्स डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट. इसका रिजल्टेंट कहाँ आएगा? अगर पैरेललोग्राम में बनाता हो तो रिजल्टेंट विल बी डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम. तो ये ऑब्जेक्ट ऐसा मूव होगा, ये उसका रिजल्टेंट वेक्टर. समझे आप? तो अब ये उसकी वेलोसिटी की रियल डायरेक्शन हो गई, ये v बन गया. पर ग्रेविटी तो बढ़ती रहेगी, दूसरे सेकंड में वापस ग्रेविटी आएगी. कितनी आएगी? इस वक्त 2gt होगा, इधर gt इधर 2gt, क्योंकि टाइम दूसरा सेकंड 2 हो जाएगा इधर. ओके, फिर ये नीचे खींचेगा, ये एक्सीलरेशन का ये वेलोसिटी का फाइनल डायरेक्शन ये है. तो अगर इसका डायरेक्शन ऐसा है और ये ऐसा है तो ये जाएगा इधर, रिजल्टेंट ऐसा होगा. समझ रहे आप? फिर उसके ऊपर एक्ट होगा ग्रेविटी, दैट विल बी 3gt. 3gt कैसा आया? यहाँ पर 3 सेकेंड के बाद. फिर ये वेलोसिटी तो है, वेलोसिटी खत्म थोड़ी होगी, ये वाला रिजल्टेंट है. फिर ये रिजल्टेंट और ये एक्सीलरेशन का वेलोसिटी, उसके वजह से फिर एक रिजल्टेंट बनेगा. मतलब पार्टिकल ऑलमोस्ट ऐसे 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 करते करते इधर जमीन पे गिर जाएगा, वो ग्राउंड पे गिर जाएगा. नाउ लेट्स टेक दिस एग्जांपल. अब यहाँ पर देखो, अगर ये मैंने वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी और इस वेलोसिटी को परपेंडिकुलर एक्सीलरेशन प्रोवाइड किया, खुद मैंने, ये एक्सीलरेशन मैंने प्रोवाइड किया है. यहाँ पर एक्सीलरेशन मैंने प्रोवाइड नहीं किया था, यहाँ पर एक्सीलरेशन अर्थ ने प्रोवाइड किया था जी. यहाँ पर मैंने एक्सीलरेशन प्रोवाइड किया, मतलब एक्सीलरेशन के वजह से यहाँ पर वेलोसिटी आ जाएगी. तो यहाँ पर भी एक वेलोसिटी आई, ये वेलोसिटी आ गई. फिर ये दोनों का वेक्टर कैसा होगा? वेलोसिटी, वो पार्टिकल ऐसा जाएगा. अब ये आ गया उसका रिजल्टेंट, मैं इसको r1 बोल देता हूँ, पर वो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का रिजल्टेंट है. फिर मैंने इस रिजल्टेंट को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दिया ऐसा 90 डिग्री में. अब वो कैसा जाएगा? ये देखो, ये उसका वेक्टर है, हम किधर भी ले सकते, और ये उसका रिजल्टेंट आ जाएगा r2. ठीक है, फिर मैंने इस R2 को, रिजल्टेंट को, जैसे इधर परपेंडिकुलर दे दिया. क्या परपेंडिकुलर दिया? एक्सीलरेशन. ओके, फिर क्या होगा? इसका वेक्टर ऐसे आएगा. फिर मैंने इस वेक्टर को परपेंडिकुलर एक्सीलरेशन प्रोवाइड किया. फिर क्या होगा? इसका वेक्टर ऐसे आएगा. फिर मैंने इस वेक्टर को परपेंडिकुलर डायरेक्शन प्रोवाइड किया, एक्सीलरेशन. ओके, सो ऐसा करते करते ऐसा आएगा. तो अभी आपको ये शेप नहीं समझ में आ रहा है, ये शेप नहीं समझ में आ रहा है, पर अगर बहुत छोटी वेलोसिटी आप लोगे, छोटा पार्टिकल लोगे, तो ये सर्कल बनेगा. तो इससे ये प्रूफ होता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रहा है तो उस ऑब्जेक्ट को एक्सीलरेशन लगेगा. वो भी कौन से डायरेक्शन में? सेंटर के डायरेक्शन में. आप देख सकते हो ये सारे एक्सीलरेशन टुवर्ड्स सेंटर जाएंगे. ओके,
So this is called as centripetal acceleration. I hope you have understood this. Without centripetal acceleration you will not get circular motion. Okay, without it you can't get circular motion. अभी ये जो पार्टिकल घूम रहा था उस वक्त मैग्नीट्यूड तो सेम था वेलोसिटी का, पर डायरेक्शन बदल रहा था. यहाँ पर ये पॉइंट पे ऐसा आएगा, ये पॉइंट पे ऐसा आएगा, ये पॉइंट पे ऐसा आएगा, पर हर बार जो उसको एक्सेलरेशन लग रहा था वो सेंटर पे लग रहा था, एंड इट इज सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन. ये मोशन कौन सा था? यूनिफॉर्म मोशन. अब देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन. आपका फैन घूम रहा है तो अब वो यूनिफॉर्म स्पीड में घूम रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, पर सडनली अगर आप उसको स्विच ऑफ कर देते हो या स्विच ऑन कर दो, अगर आप बंद कर देते हो तो क्या होगा? अगर आप उसको बंद कर दोगे तो उसकी स्पीड कम होगी और वो बन जाएगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. उस वक्त जो एक्सीलरेशन होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा. जब वो यूनिफॉर्म में मूव हो रहा था उस वक्त ये जो एक्सीलरेशन था जो सेंटर के पास आ रहा था वो कांस्टेंट था, पर जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एक्सीलरेशन विल बी कांस्टेंट. The acceleration responsible for changing the magnitude of velocity is directed along opposite to the velocity, hence always tangential, and it's called tangential acceleration. नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपको ये याद रखना है. अब ऑब्जेक्ट ऐसा घूम रहा है, ऐसा पार्टिकल, तो जब ऐसा घूमेगा तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये डायरेक्शन ऑफ ओमेगा होगी और ये डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन होगा, पर अब भी वो वैसा ही घूम रहा है ये केस में भी, पर ये डायरेक्शन होगी ओमेगा की, पर एक्सीलरेशन की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी. व्हाई? क्योंकि यहां पर एक्सीलरेशन बढ़ रहा था और यहाँ पर एक्सेलरेशन कम हो रहा था. दैट मीन्स व्हेन एक्सेलरेशन इंक्रीजेस, when acceleration is or when speed is increasing, then when speed is angular velocity is increasing, then the direction of acceleration will be along the axis of rotation same as angular velocity. But when speed is decreasing, which speed? Angular speed जब कम होती है तब एक्सीलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट होता है. इसीलिए एक बार प्लस और एक बार माइनस हम यूज करेंगे. जैसे सिंपल है, एंगुलर वेलोसिटी कब बढ़ती है? अब फैन बंद है और आपने ऑन कर दिया, तो जब आप ऑन करोगे उस वक्त एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन, अगर फैन इज अपवर्ड होगा और एक्सीलरेशन भी अपवर्ड होगा क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रहा है. ओके, और यहाँ पर फिर थोड़ी देर में बाद फैन स्टेबल हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, फिर यूनिफॉर्म मोशन में आ जाएगा. फिर आप बंद कर देते हो तो एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज होगी. तो एंगुलर वेलोसिटी जब डिक्रीज होती है तब एक्सीलरेशन का डायरेक्शन उसके साथ नहीं होता, वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है. ओके, What is given on page number 2? Do you know? तो do you know में आपको बताया है कि अगर ये रोटेशन है रियल, तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये होगा, करेक्ट? डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऐसा जा रहा है तो अपवर्ड. सो दिस इज डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. अगर एंगुलर एक्सीलरेशन की डायरेक्शन ये होगी, ये क्या ऑब्जेक्ट ऐसे स्ट्रेट मूव होगा? नहीं. तो एंगुलर वेलोसिटी को भी बदलना पड़ेगा क्योंकि एक्सीलरेशन उस ओर जा रहा है, एक्सीलरेशन इस ओर जा रहा है, तो एंगुलर वेलोसिटी भी बदलेगी और इस ओर जाएगी, इस डायरेक्शन में जाएगी.
क्योंकि अभी एंगुलर वेलोसिटी ऊपर जा रही थी, बट एंगुलर एक्सेलरेशन ऐसा उस पर एक्ट हुआ तो एंगुलर वेलोसिटी भी ऐसी जाएगी. एंड एज यू नो, एंगुलर वेलोसिटी is always perpendicular, is always lie on the axis of rotation and it is perpendicular to plane of rotation. तो ये plane of rotation जो ऐसा घूम रहा था वो अब ऐसा घूमने लगेगा, ऐसा घूमने लगेगा. पहले ऐसा घूम रहा था वो. इट इज द एग्जाम्पल ऑफ टॉप. जैसा टॉप घूमता है, स्टार्टिंग में जब आप उसको फेंकते हो तो वो थोड़ा स्लैंट होके घूमता है, फिर बाद में उसका एक्सीलरेशन के कंपोनेंट के वजह से एक्सीलरेशन स्ट्रेट डायरेक्शन में जाता है, फिर टॉप स्ट्रेट होता है, फिर जब उसकी वेलोसिटी एंगुलर डिक्रीज होती है फिर वो टेढ़ा होता है. सो एंगुलर वेलोसिटीज डायरेक्शन इज डिसाइडेड बाय एंगुलर एक्सीलरेशन. एंगुलर एक्सीलरेशन ऐसा है कि वो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करता है. और अगर एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा मैग्नीट्यूड में और परपेंडिकुलर रहेगा एंगुलर वेलोसिटी से, तो वो सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज कर सकता है, उसका मैग्नीट्यूड नहीं. मतलब अगर ये डायरेक्शन है एक्सेलरेशन की और ये डायरेक्शन है एंगुलर वेलोसिटी की और ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है हमेशा, तब इस केस में एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन वो चेंज नहीं करेगा. तो इस केस में एक्सीलरेशन एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करेगा पर उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेगा. मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू जो है वही रखेगा. ओके. इफ द एंगुलर एक्सीलरेशन is constant and along the axis of rotation, अगर एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर एक्सीलरेशन अगर कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब क्या, उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, तो ऑल थीटा मतलब ऑल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ऑल ओमेगा मतलब ऑल एंगुलर वेलोसिटी एंड ऑल एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन will be directed along the axis. This makes it possible to use scalar notation and write the kinematical equations of motion analogous to those for translational motion as given in the table 1 at the end of the topic. टॉपिक खत्म होने के बाद आपको एक टेबल 1 दिया है, उसके अंदर बहुत सारे रिलेशंस है एंड नाउ आई एम गोइंग टू राइट दिस रिलेशंस. तो यहाँ पर मैं रिलेशंस लिखूंगा लीनियर के लिए और एंगुलर के लिए. तो लीनियर के लिए सबसे पहला रिलेशन आई विल राइट एक्सीलरेशन इज इक्वल टू, उन लोग ने स्मॉल ए दिया है, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. सो यहाँ पर क्या होगा, एंगुलर एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी which is denoted by omega naught upon time required. Okay, if you transfer this t that side at, so v is equal to u plus at. ये रिलेशन मिलेगा. दिस इज फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन, आपको पता है. उसके बाद यहाँ पर क्या इक्वेशन मिलेगा, v फाइनल वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी मतलब ओमेगा नॉट प्लस एक्सीलरेशन इनटू टाइम. यहाँ पर टाइम हम कैपिटल टी लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर टाइम पीरियड होता है, जो टाइम होता है कंप्लीट वन रोटेशन के लिए. नाउ सेकेंड इक्वेशन यू हैव s is equal to ut plus half at square. Sorry, s is displacement, linear displacement. Here is angular displacement. Theta is equals to u initial velocity, initial angular velocity into time plus 1/2 acceleration angular time square. This is the formula.
This is second kinematical equation. Third kinematical equation is 2as is equal to v square minus u square. 2as, which is theta, angular displacement, final velocity square minus initial velocity square. तो हमने देख लिया काइनेमेटिकल इक्वेशंस फॉर लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी. अब एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व करते हैं. वेरी सिंपल एग्जाम्पल इट इज. अ फैन इज रोटेटिंग at 90 rpm. It is then switched off. It stops after 21 revolutions. Calculate the time taken by it to stop, assuming that the frictional torque is constant. एग्जाम्पल पढ़ने के बाद फिजिक्स में हमें सबसे पहले लिखना होता है गिवन डेटा. गिवन डेटा मतलब आपको क्वेश्चन में कौन कौन से नंबर दिए गए हैं. फैन इज रोटेटिंग एट 90 रोटेशन पर मिनट. तो ये इस फैन की कौन सी वेलोसिटी है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है. इनिशियल वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय ओमेगा नॉट. इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितना, 90 rpm, रोटेशन पर मिनट. Rotation per minute is not SI unit. Rotation per second, revolution per second is the SI unit. तो convert 1 मिनट में 90, तो 1 सेकंड में कितना, 90/60 करेंगे तो आएगा RPS में. मतलब RPM को RPS में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करना है और RPS को RPM में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना है. So you will get 1.5 rotation per second. आपको तो कैलकुलेशन आता है. Okay, I will not explain. Next given data is it stops. फैन रुक गया मतलब फाइनल वेलोसिटी 0. फैन रुक गया तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 रोटेशन पर सेकंड. आफ्टर 21 रिवॉल्यूशन, 21 बार घूमने के बाद, बटन दबाने के बाद हमने काउंटिंग स्टार्ट की. 1 2 3, तो 21 रिवॉल्यूशन लिया. मतलब 21 रेवोल्यूशन का मतलब हुआ उसका डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. वो स्पीड नहीं थी, वो डिस्प्लेसमेंट था. अंडरस्टूड. एंड कैलकुलेट टाइम व्हेन फ्रिक्शनल टॉर्क इज कांस्टेंट. फॉर्मूला या आपके साइड में ये कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विथ थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन. तो थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन है 2 2a theta angular displacement 21 omega square. Omega is 0 square. Omega naught square. Omega naught is 1.5 square is equal to a का वैल्यू मुझे चाहिए 0 स्क्वायर 0 माइनस 1.5 स्क्वायर माइनस 1.5 स्क्वायर अपॉन ये इधर जाके 2 इंटू 21 इधर जाके डिवाइड. तो ये मुझे मिल गई एक्सीलरेशन की वैल्यू. व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नो, हियर इट इज एंगुलर एक्सीलरेशन, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. लेट्स टेक दिस इक्वेशन. टाइम अब आप बोलोगे सर आपने ये इक्वेशन क्यों नहीं लिया. अगर ये इक्वेशन लेते हैं, थीटा हमको पता है, ओमेगा नॉट भी हमको पता है, हाफ ए एक्सीलरेशन भी हमको पता है, अब भी पता चला ये वैल्यू. हम पूरा नहीं सॉल्व करेंगे, पर टी यहाँ पर 2 जगह पे है, टी अननोन है. तो टी निकालने के लिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा. ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. स्क्वायर है ना ये, तो क्वाड्रेटिक की झंझट में क्यों पढ़ते हो, सीधा ये इक्वेशन ले लो. ओमेगा इज 0, ओमेगा नॉट
1.5 plus a, so a is minus 1.5 square upon 2 into 21 into t. ये प्लस माइनस माइनस, ये पूरा टर्म इधर जाके प्लस हो जाएगा. सो 1.5 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 21 इंटू टी इज इक्वल टू 1.5. अंडरस्टूड. अब टी का वैल्यू निकालना है, वापस इधर भेजो. 1.5 ये डिनोमिनेटर में है, इधर जाके मल्टीप्लाई होंगे. 2 इंटू 21 ये न्यूमरेटर में है, इधर जाके डिवाइड होएगा. 1.5 स्क्वायर 1.5 और ये 1.5 दो बार है तो ये कैंसल, पॉइंट कैंसल और यहाँ पर जीरो ले लेते हैं. 15 डिवाइडेड बाय 21 विल बी 14. 15 1 जा 15, 21 minus 15 6, 15 4 जा and 14 2 जा 28. and time period unit is second. So time period is 28 second. Means fan will stop after 28 second. 28 सेकेंड के बाद वो फैन रुक जाएगा. और टेक्स्ट बुक में भी उन्होंने ऐसा यही दो फॉर्मूला यूज किया है, पर उन्होंने एकदम शॉर्टकट यूज किया है. ये आप 12th में आपको वो भी आना चाहिए. शॉर्टकट में भी उन्होंने यही लॉजिक यूज किया है. एक्सीलरेशन को एक साइड में सेपरेट करके ये दोनों इक्वेशन से एक्सीलरेशन इज इक्वल टू समथिंग आएगा, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू समथिंग आएगा, फिर एक्सीलरेशन को कट करके उन्होंने ये आंसर फाइंड किया है. तो इसमें इजी पड़ता है उन लोग का स्टेप भी, पर आपको समझ में आना जरूरी है.